हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ओके। स्टार्ट करें और देखिए। कविता क्या है? मैं ले रही थी। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्जर, कचार, पट पर चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, प्रकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि से वहाँ चिरास्तूप के रूप में रूप है। खेत, डोरी, हल, झोपड़े, चौपाए कुछ कम पुराने नहीं हैं। और कवि कहते हैं कविता क्या है के बारे में। फिर कविता के बारे में, गल काटना व्यापारों का मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन और साहचर्य के भावों में उद्बोधन करना शक्ति सचित है द्वारा पारंपरिक संभव है। कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुएं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वसाधारण और के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरख घूमना, इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापार द्वारा नहीं। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार। वन की भूमि और जिनकी हरी भरी घास और गिरने से कुछ कुछ वहां गीली सी हो गई और तरुण धूप से वहां पकड़ने कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शिथिल जल के स्पर्श से अपना मुंह धो रहे हैं। बिना फूल के वन समूह कुहारे के अंधकार सोए जान पड़ता है। नदियां जिनका जल कुहारे से ढका हुआ है, जिनमें सारस पक्षियों के पता केवल उनके शब्द से लगता है। हिम से आई बालू के तटों से वहां पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर जड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं फूट फूट कर छितरा गई है, पाले से ध्वंस होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्योत्तर वहां ब्रह्मा प्रकृति के इसी रूप में बसे हैं। कुमार संभव के अनुसार तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की भांति भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और बहुभूति मार्मिक और तीव्र और अतरुद्धि विधान के लिए प्रसिद्ध है। उनके उत्तर रामचरित्र के लिए कहीं न कहीं ब्रह्मा प्रकृति के बहुत सांग और सालिष्ट खंड चित्र जाते हैं, पर मनुष्योत्तर ब्रह्मा प्रकृति के जो प्रधानता और मेघदूत में लिखी है वहाँ संस्कृत के किसी काव्य में नहीं। पर वह मेघ तो यहाँ से तक प्रकृति का एक मनोहर झांकी है। भारत भूमि के स्वरूप का वहाँ मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी न कभी मग्न हुआ करता है, वहाँ घूम घूम कर वृत्तांत दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी और औसत निकाले या न निकले, सच्चा देश प्रेमी है मेघदूत। न कल्पना, न क्रीड़ा, न कला की विचित्रता। यह है प्राचीन भारत के सबसे बहु हृदय के
अपनी भूमि और मधुरी सीधी सादी प्रेम दृष्टि में अनंत रूपों के प्रकृति के लिए हमारे सामने आती है। कहीं मधुर और सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रखे बेडोल या कर्कश रूप में, भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में, सच्चे कवि के हृदय उनके इन सबों के रूपों में लीन होता है। क्यों? उनके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिराग स्पर्श द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्लित और प्रसून और प्रसार सौरभ संचार करता है इत्यादि चर्चा किया करते हैं। जो प्रकृति में जो सुंदर हवा बहता है और वन के बारे में और वहाँ प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ये विषय भोग लिप्स है। इसी कारण जो केवल मुक्ताभास और हिमबिंदु मंडित मकरनाथ शादल जल अत्यंत विशाल और गिरिशेखर जो केवल जलप्रपात के लिए गंभीर और पर्वत हो जाता है, शिखर और निरहंकारिक विविध कर्ण विशालता के भव्य और विचित्रता में ही अपने हृदय में कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन और सच्चे भावुक हृदय नहीं। प्रकृति के साधारण और असाधारण जब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्ण हमें वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलता है। हम जो देखना चाहते हैं, जो कालिदास है, वाल्मीकि है, जो उन संस्कृत में बहुत सारे जो लेखन लिखे हैं, उनमें हमें संस्कृत संस्कृत और जो प्रकृति के बारे में, जो प्रकृति का वर्णन के बारे में हमें देख सकते हैं। पिछले खेवे के प्रकृति और मुक्तक रचना की अधिकतर वहाँ दृष्टि वस्तुओं में अलग अलग उल्लेख मात्र वहाँ उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना के जो थोड़े बहुत श्लिष्ट चित्रण किया है, प्रकृति में रूप और विभूत को से लेकर अंग्रेजी में वहाँ पिछले कवियों में वहाँ प्रबंध रचना थोड़ा सा श्लिष्ट चित्रण किया गया है, उसकी प्रकृति के विशेष रूप में विभूति को लेकर रहे हैं। अंग्रेजी में पिछले कवियों के वहाँ वर्ड सर्वत्र के दृष्टि से सामान्य और चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत के मधुर दृश्यों के लिए रह गया है, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की और सहचर्य और सबूत रस प्रभाव से वह सामान्य सीधा साधा और परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य और अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वहाँ वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति और धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वीरताओं को साफ सुथरे ग्राम चैत्यों कथा गोविंद और ग्रामरोद्धों के इसी प्रकार माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य और कौमार्य अवस्थाओं में जिस पेड़ के नीचे वहाँ अपनी मंडली के साथ बैठित करते थे, चिड़चिड़ा कर बुढ़िया जिसे झोपड़ी के पास होकर आते जाते रहते हैं, उसकी मधुर स्मृति हमारे भावना पर बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी के झोपड़ों में न जाने कौन सी कोई चमक दमक थी, न कला कौशल्य और वैचित्र। मिट्टी की दीवारें, जो एक बुढ़िया रहती है, बहुत ही गरीब रहती है, जो मिट्टी की दीवारें रहते हैं, फूस का छप्पर रहता है, नींव का किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर
वहाँ सत्यानाशी के वहाँ नीला हरित कटीले और कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले और फूलों के गोल और सपुटे बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। उनके जो फूलों के गोल गोल सपुटों के बीच में लाल लाल बूंदियां, उसके जो बूंद पानी के बूंदे वहाँ बिंदु की जैसा वहाँ झलकते रहते हैं। सारांश यहाँ है, केवल असाधारणत्व के रुचि सच्ची और सहायता के पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ ही मनुष्य जाति के उस समय पुराने सहचरों का वहाँ वंश परंपरागत स्मृति और वासना के रूप में बनी हुई है। वह प्रकृति के खुले चित्र में विचरित थी। वही पूरे हृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण के दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। दोनों के लिए पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए नदी नालों के और पर्वत मैदानों के बीचों बीच व्यतीत होते हैं। अतः प्रकृति के अधिक रूपों में वहाँ साथी संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधे पशु पक्षियों के संबंध में तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। जो पेड़ पशु है और वन को छोड़कर हम आकर बड़े बड़े शहर में रहने लगे, फिर भी उनके बिना हम रह नहीं सकते। हम उन्हें हर वक्त पास रखकर ऐसे घेरे में बंद करते हैं, कभी न कभी मन बहलाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। पहले हम अपने आप को घेर लेते हैं, फिर बाद में उसके पास ही चले जाते हैं, फिर मन बहलाने के लिए। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं। और कबूतर हमारे घर में छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, और घोड़े हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा में म्याऊं म्याऊं करके मांगती है और चोरों से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करती है, और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल जा पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सूखे और चने की कड़ाई पर परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। हम मानो हमें ढूंढती हुई आती है, कहीं कि तुम हमसे दूर दूर भागे फिरते हैं। हमें प्राणियां पक्षियां हमारे आसपास आ जाते हैं। जो कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहते हैं और कबूतर रहते हैं, जो हमारे आसपास आ जाते हैं हमारा, फिर भी हम कितना ही दूर भागे, यानी ना कौन सा तो एक बिल्ली तो आता है, कुत्ता तो आता है, और पशु पक्षी हमारे पास आ जाते हैं। वहाँ मानो ढूंढती हुई आती है, और तुम हमसे दूर दूर भागे फिरते हैं, हम उनसे दूर दूर भागकर फिरने लग जाते हैं। जो केवल अपने विलास का वहाँ शरीर और सुख की सामग्री प्रकृति में ढूंढे करते, और उनमें से रागात्मक सत्व की कमी और व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय में अभ्यास और व्यापकता देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता का संपूर्ण भाव में एक ही परम भाव के अनुभूत है। अतः बुद्धि की क्रिया हमारा ज्ञान जिस अद्वैत और भूमि पर पहुंचता है, भूमि तक हमारा भावनात्मक हृदय में सत्व और रस के प्रभाव पहुंचता है। इसी प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों के लिए रत्तांत समन्वय हो जाता है। समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। जो समन्वय, जो मिलना है, जो एक दूसरों को, जो मनुष्य मिलकर रहता है, हर एक पशु प्राणी, जिसमें समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। मार्मिक तथ्य: मनुष्योत्तर प्रकृति के बीच के रूप व्यापक और व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना
करते हैं। पशु पक्षियों के सुख और हर्ष, विवाद, राग द्वेष, तोष, क्षोभ, कृपा, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना के लिए जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह जो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष है। जो पशु पक्षी जो हर्ष विनाद होते हैं, जो उनका कृपा, क्रोध इत्यादि हमें जो भावनाएं रहते हैं, वो हमें दिखते हैं। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। जो कवि रहता है, उनका भावों का जो आरोप करने की आवश्यकता नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अवलंबित वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन और काव्य के क्षेत्र में घसीट कर सूक्ति और सुभाषित करने के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही चिल्लाने लगते हैं। जो कौवे होते हैं, छोटी छोटी चिड़िया रहते हैं, सुबह होते ही वहाँ चूं चूं करती है और कौवे काव काव करते हैं। सुबह होते ही वहाँ आवाज निकलता है। काव्य के क्षेत्र में घसीटकर सूक्ति सुभाषित करते हैं। जो कव्य सवेरा होने पर चिल्लाने लगते हैं, समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ता जा रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश कर देता है। यहाँ सूक्ति मात्र नहीं, काव्य नहीं, जहाँ तथ्य है केवल आरोपित और संभावित करता है अलंकार के रूप में। एक दिन सूरज क्या है, हमें भी नाश करता है, ये बोल रहे। एक सूक्ति भी नहीं, एक काव्य भी नहीं, एक दिन जरूर होने वाला है। जिन तथ्यों का वहाँ आभास हमें पशु पक्षियों के रूप में व्यापार के परिस्थिति में हाँ मिलता है, और वे हमारे भावों के विषय में वास्तव में हो सकता है। मनुष्य सारी पृथ्वी को वहाँ झोंकता और चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेल और गांवों में नगर में बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए भाग छीनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकाने पर हम निठुर और अधिकतर हो चले जाते हैं। हाँ, जो हमारी गुलामी रहता है वो चलता ही चला जाता है। वे कहाँ जाए, और कुछ तो वहाँ व्यापारी और गुलामी करते हैं। हम कुछ हमारी बस्ती में भीतर आस पास रहते हैं, छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ वहाँ हाथ व्यवहार मानो कोई चीज अधिकतर नहीं है। हम तथ्यों को सच्चा आभास करके परिस्थितियों में जाकर मिल जाते हैं, अतः उनमें चेष्टा विशेष तथ्यों के मार्मिक व्यंजनों के प्रतीति और काव्यानुभूति के अंतर्गत होती है। यदि कोई बंदर हमारे सामने कोई खाने पीने की चीज उड़ा ले जाए, तो किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें गुटकी दे, काव्य की दृष्टि से हमें ये मालूम हो सकता है। यहाँ पर काव्य के जो लिखे हैं, काव्य के बारे में, जो उस बंदर के बारे में देते हैं गुटकी, यहाँ अर्थ ओज बरी हरी, वहाँ जिनका हमारा अधिकार क्यों न गया रहा, पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर क्रीड़ामय जीवन उपाय है हमारा वहाँ। दानी जो हमारे रहे वे भरी पास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू रहा। फूली फली उमंग उपकार की तू, जोगता है जाता जोगता ही चला जाता है। हम जाए कहाँ, तू कहीं ही रह जाए।
पेड़ पौधे, लता, गुल्म आदि हरी इसी प्रकार के कुछ भावों का तथ्यों की व्यंजना करते चले जाते हैं। कभी कभी कुछ वहाँ गढ़ होती है। सामान्य दृष्टि से वर्षा की झड़ी के पीछे उनका हर्ष और उल्लास को ग्रीष्म प्रचंड और आतंक में उनकी शिथिलता को ग्लानिता के लिए और करती है। शिशिर को कटर देती है, उल्लास को ग्रीष्म और प्रचंड करता है और उसके हाथ प्रबल बात के झकोरों में उनकी विकलता को वह प्रकाश की और ललक देख सकती है। इसी प्रकार के भाव को समक्ष अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ पुराने और औचित्य को कहीं न कहीं व्यंजना और ध्यान दिया गया है। कहीं न कहीं मतलब यहाँ है, बहुत जगह उन्होंने भावना का आरोप किया है। जो मनुष्य का जो भावना रहता है और प्राणी जो पक्षियाँ रहते हैं उनके साथ हम व्यवहार करते हैं आदि के लिए हम भावनाओं पर यहाँ पर आरोपित करे हैं। जो प्राणी पक्षियों के साथ जो भावनाओं को और हमें हमारे पास हम किस तरह से बर्ताव करते हैं उसकी भावनाओं को आरोपित यहाँ पर करे हैं। कहीं न कहीं यह मतलब है, बहुत जगह उन्होंने अपने भावों को आरोप किए हैं। उसकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों में और भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्यों के सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप जो जो प्रकृति में हम देखते हैं, किधर गए तो उधर जो प्रकृति दिखता है, जंगल दिखता है, जो कड़ी धूप सभी तरफ फैला हुआ रहता है। मैदान के बीच में एक अकेला वट वृक्ष, मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा सा वृक्ष दिखता है। दूर तक छाया फैलाए दिखता है। उसका छाया बहुत बड़ा, बहुत पुराने पेड़ देखिए, उसका बहुत बड़ा बड़ा रहता है और उसका छाया सभी तरफ फैला हुआ रहता है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हवा आने पर उसकी टहनियाँ देखे तो हमें लगता है कि हमें बुला रहा है। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। हम धूप से जो धूप सहन नहीं कर सकते हैं और उसे व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। उसकी जड़ से पास गाय बैठे और आंखें मूंदे और चुंगाली कर रहते हैं। हम लोग उसके पास जाकर आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीव बाहर निकलकर हांफता हुआ उसी छाया के नीचे आ जाता है। हम में से कोई उठाकर छड़ी लेकर उसे भगाने लगता है। इसी परिस्थिति को देखकर हमें कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इसी प्रकार संबोधित करे तो कर सकते हैं। वो पेड़ भी जिस तरह वो कुत्ते आने पर हम उसे छड़े लेकर भगाते हैं, उसी तरीके से वहाँ जो वो पेड़ भी हमें भगाए तो कैसा रहता है, किस तरीके से रहता है। इसी परिस्थिति को देखकर हमें कोई भावुक पुरुष पेड़ से इसी प्रकार का संबोधन करे तो कर सकता है। काया की न छाया यहाँ केवल तुम्हारी ध्रुव है। काया की न छाया यहाँ तुम्हारे ध्रुव है। अंतस्तु के मर्म का प्रकाश यहाँ छाया है, भरी है इसी में वहाँ स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा नर बह पाया है। शांति सार शीतल प्रसार न छाया धन्य, प्रीति सा पसारे
हमें ऐसे कैसी हरी काया है, हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। यहाँ पर उस पेड़ के बारे में कहे हैं। काया की न छाया, यहाँ केवल तुम्हारे द्रुम है। यहाँ बड़ा सा काया है, तुम्हारा शरीर है, इसमें छाया है ना, ये तुम्हारा द्रुम है, यही तुम्हारा हक है। अंतस्तु के मर्म का प्रकाश यहाँ छाया है। अंतस्तु यानी ना दिल का जो मर्म रहता है हमारा दिल का, वो प्रकाश यही छाया है। भरी है इसी में स्वर्ग स्वप्न धारा अभी। यहाँ इस छाया में बैठे तो स्वर्ग की जैसा हम अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग का धारा अभी भी हम पा सकते हैं, जिसमें न पूरा पूरा नर बहा पाया है। यानी ना इसमें मनुष्य कितना हो सकता है उतना पूरा न पूरा नर मनुष्य को बह पाया है, अपने आप को नहीं बह पाया है। शांतिसार शिथिल प्रसार यहाँ छाया धन्य। शांतिसार यह सब शांति फैलाने वाला और शिथिल बहुत ही ठंडा प्रसार करने वाला यहाँ छाया धन्य है। प्रीति सा पसारे यानी ना प्यार कैसा पसारता है वैसा ही ये हवा और शीतल हवा ठंड हवा सभी तरफ पसरता है। इसे कैसी हरी काया है, ये कैसा हरी काया है, हरा हरा काया है उसका शरीर, और सभी तरफ ठंडा हवा छाने लगता है। मनुष्य उधर बैठने के बाद अपने आप को स्वर्ग की जैसा स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव पाता है। हे नर तू प्यार इस तरु का स्वरूप देख, यानी ना तू प्यार करे और इस पेड़ का स्वरूप देखो, देख फिर घोर स्वरूप तूने जो कमाया, यानी ना तूने जो कमाया है उस स्वरूप को देखो। ऊपर नरक्षेत्र और मनुष्योत्तर सजीव सृष्टि का क्षेत्र पर सजीव सृष्टि के क्षेत्र पर उल्लेख हुआ। काव्य दृष्टि में कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि का रूप में समस्त जीव क्षेत्र पर कहने की आवश्यकता नहीं है। विचित्र दृष्टि में अपेक्षा समष्टि दृष्टि से अधिक व्यापकता का गंभीरता रहता है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव दृष्टि का पद नहीं रहती है। वह प्रकृति के उस भाग की निर्जीव पद कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि रूप गति को सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता का भव्यता और विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामला सिदग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लित करते हुए प्रफुल्लता की विधान करती हुई नदी के अविराम जीवन धारा हम ध्रुवीमत औदर्य का दर्शन करते हैं। पर्वत ऊंची चोटियों तक विशालता का भव्यता का वात और विलोडित करता है। जल प्रसार के क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण और खंड मुंडित रश्मि रंजित चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए आदड़ प्रचंडी झोंके उग्रता और उष्णकलता के बिजली कांपने वाली कड़क और ज्वालामुखी का ज्वलंत
स्फोट भीषणता के लिए आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य का भावना और कल्पना है। स्वार्थ और भूमि से परे हुए यहाँ पहुँचे सच्चे अनुभूति के लिए योगी भावनाएं को इनके दृष्ट मात्र होती है। जड़ जगत के भीतर पाए वाले व्यापार जिन परिस्थितियों में हमें मार्मिक तथ्यों के वहाँ व्यंजना की करती है, जीवन के तथ्यों के साथ उनके साम्य बहुत अच्छा मार्मिक उद्घटना कहीं न कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नरक क्षेत्र के बीच देखते हैं, सुख समृद्धि संपन्नता की दशा में दिन रात घिरे रहने वाले स्मृति का खास और कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति का वहाँ दुर्दिन के पास नहीं फटकते। उधर जड़ वहाँ जगत में भीतर देखते हैं, भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बारंबार कलरव करते रहते हैं, उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुन खगन के सरवर जानी अनुराग, ये सब स्वार्थ का सका दुर्दिन है त्याग। दुर्दिन दहे त्यागी और तोय तरो जब जहे। दरुही ते तजी आस पास को नहीं ऐसे। यहाँ पर कवि बोल रहे, कहाँ तो सरोवर रहता है, जो नदी रहता है, सभी जो पशु पक्षी रहते हैं कलरव करते रहते हैं। स्वार्थ के सका दुर्दिन दहे त्यागी, यानी न सभी सका यानी न दोस्त मिलकर वहाँ दुर्दिन बहुत ही मनोरंजन करते हैं, देह को अपने त्याग को। दुर्दिन तहे त्यागी तोय तरो जब चाहे, यानी ना हम जो उधर कोई भी नहीं रहते हैं और आराम से पशु पक्षियाँ मिलकर कलरव करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वहाँ मनोरंजन करते रहते हैं। दुरही तजी आस पास को नहीं ऐसे, यानी ना उधर इतना वहाँ निर्जन प्रदेश रहता है, उधर देखने पर भी दूर दूर से कोई भी नहीं देखते हैं। इसी प्रकार क्षुभ और मार्मिक दृष्टि वाले और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली का प्रफुल्लित करना विधान करने के लिए यहाँ आवश्यक है। नदी का कुछ काल तक वहाँ एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी और श्रृंखलाएं पोषित हरियाली प्रफुल्लित होकर वहाँ ध्वंस के सामने आता है, पर वहाँ श्रृंखलाएं अपने अल्पकालिक होता रहता है, इसके द्वारा आगे पोषण नई शक्ति का संचयन करता है। नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इसी स्वरूप के लिए भीतर सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि से लोक गति का स्वरूप और साक्षात्कार करता है। लोक जीवन धारा वहाँ जैसे बांधे मार्ग में कुछ काल वहाँ अवधि गति के चलने से पाई जाती है, यही सभ्यता के रूप में विकास पूर्ण व भीतर और सुख शांति का प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवीण होकर अशक्त पड़ जाता है, वेग और श्रृंखलाएं सामने आकर ध्वंस हो जाता है, जीवन का जगत का नृत्य स्वरूप हो जाता है। पहले कहा जा सकता है कि नरक क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाले काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्री समस्त चराचर क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाले दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है, जो कभी कहते हैं इधर हमारा जो भावना रहता है उसका विस्तीर्ण, उसका प्रसार बहुत ही व्यापक हो जाता है। अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर
सत्ता के स्थान पर अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक बुद्धि और परिहार सा हो जाता है। उसी समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमिका पर पहुंचा रहता है जहाँ उसकी रुचि प्रशांत गंभीर हो जाता है। उसकी अनुभूति का विषय केवल बदला चला जाता है। तथ्यों के चाहे नरक्षेत्र में चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ गूढ़ हो जाते हैं। तथ्य हमारे उत्पन्न भावों के लिए आलंबन करते कहना चाहिए। ऐसा रसात्मक और आरंभ में लिए ज्ञानेंद्रिय और उपस्थिति करती है और उसकी भावना कल्पना और योजना करती चली जाती है, संचार के मार्ग पर खोलता है। ज्ञान प्रसार भीतर ही भाव प्रसार को होता है। आरंभ में मनुष्य को चेतन सत्ता के अधिकतर इंद्रियजत समष्टि के रूप में जो जो अंतःकरण के विकास होता है, वहाँ सभ्यता बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है। विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती चली गई। मनुष्य का ज्ञान वृद्धि होता चला गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि और व्यवसायत्मक और विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपना हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घटित परिस्थितियों के लिए तथ्यों और मर्मस्पर्शी पक्ष और मूर्त सजीव और चित्रण भी उसका प्रत्यक्षीकरण है। हमारे किसी भाव का अवलंबन सके तो कवियों के लिए काम और उच्च काव्य का लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं तथ्यों के परिस्थितियों के मार्मिक रूप में जाने कितनी बातों के लिए छुपा देंगे। काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार भावों या मनोविकारों का विवेचन में हम कह चुके हैं। मनुष्य को मर्म के प्रवृत्ति करने वाले मूल वृत्ति भावनात्मक हो, भावात्मिका हो। केवल तर्क बुद्धि या विवेचन के बल हम किसी कार्य का प्रवृत्ति नहीं होता है। जटिल बुद्धि व्यापार के अतः कर्म और अनुष्ठान देखा जाता है। कोई भाव का या वासना छुपी रहती है। चाणक्य जितनी नीति का सफलता है, किसी निष्ठुर और प्रवृत्ति दिखाई देगा। उसी समय का दया करना मनोविकारों के लिए पराय दिखाई देते हैं। अंतर्दृष्टि में गड़ा गड़ा देखकर कौटिल्य और नाचने वाले ढोर छोर और अंतःकरणात्मक प्रतिज्ञा पूर्ति आनंद भावना क्रोध वैर वासना भारी भारी हो जाता है। अर्वाचीन राष्ट्रगति के लिए गरुण और घटाल समय अपनी गहरी चाल और दुर्बलताओं से निर्लिप्त होकर कठपतलुओं में दिखाई पड़ता है। उसके भीतर यदि छानबीन की जाए तो वहाँ अपने देशवासियों का सुख और उत्कट भी अन्य जाति के बल पर कर देता है। राष्ट्रगति के गुरु घटाल के लिए जिस अपनी और गहरी चाल का देश और निरपराध
जनता के सर्वनाश करते हैं, उसी दया से दुर्बलताओं के लिए निर्लिप्त होकर केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। उसके भीतर यदि छानबीन कर गए तो देशवासियों के लिए सुख उत्कृष्ट और जाति के लिए घोर विषेद, कभी जातीय और श्रेष्ठता के लिए नया पुराना घमंड हो सकता है। अन्य प्रति घोर विद्वेष होकर अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यहाँ है कि केवल इस बात को जानकर वहाँ किसी का काम करने या करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। काम अच्छा है न बुरा है, लाभदायक न हानिकारक, उसके परिणाम यहाँ कोई भारी भावना आती है, क्रोध और उल्लाद करना उत्कट हो जाता है, भावना आती है, संचार कर देता है, काम के करने के लिए वहाँ करने के लिए उद्यत होता है। शुद्ध ज्ञान या विवेक कर्म उत्तेजित नहीं होते। कर्म और प्रवृत्ति के लिए मानकर विवेक में कर्म उत्तेजना नहीं है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी जन समुदाय के बीच में कहा जाए तो अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, संभव है यहाँ कुछ प्रभाव न पड़े। यदि वहाँ दारिद्र्य के अकाल का भीषण करुण दृश्य दिखाया जाए तो पेट का ज्वाला, जले हुए कंकाल, कल्पना का समूह भूख के वहाँ तड़पने लगे तो बालक के पास आकर बैठी वहाँ माता का आर्त और क्रंदन सुनाया जाए तो लोगों मेले को क्रोध और करुणा व्याकुल उठेंगे। दशा दूर करने के लिए यदि उपाय नहीं है तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग से बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है। पिछले वहाँ प्रकार दृश्य भावना लाना कवि का यह धारणा काव्य व्यवहार बाधक है। उसके अनुशीलन और अक्रमणता आदि ठीक नहीं। कविता भाव प्रसार और द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आदर यदि कुछ हो सकता है यही कि कुछ भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य का अनुशीलन भाव प्रसार में क्षेत्र हो जाता है और उसकी रुचियों के लिए स्वार्थबद्ध नहीं रह सकता। कभी कभी दूसरों को चूकने के लिए आत्मगौरव और कुल गौरव, जाति गौरव आदि अथवा पक्ष के लिए उत्कर्ष भावना नग्न होकर लाभ कर देता है। अर्धगम कष्ट होकर वहाँ अनुनयी काशी के लिए ज्योति कर्मकांड कानपुर के दलाल कचहरी में मुक्त कार्य भंग करता है। निचले और भावना के लिए मार्मिक चित्रानुभव करने के लिए तत्पर हो जाता है। जिनके भाव दराचर में अवलंबन युक्त होकर दशा में उसकी दौड़ पड़ने लगते हैं, लाभ के ध्यान में रहकर स्वार्थ और बुद्धि के द्वारा परिचालित नहीं होता। उसके यही और विशेष अर्थपारणों के लिए अपना काम से काम रखने वाले एक त्रुटि के लिए जान पड़ता है। कवि और भावुक पैर न हिलाते हुए उनकी बात नहीं है, पर अर्थात वहाँ निकट और बहुत सी क्रियाओं के लिए कोई अर्थ नहीं होता। कोई भी नहीं आ रहे, आज इतना ही छोड़ दो। अभी 10 मिनट है, कोई तो आते हैं तो वेट कर रही हूँ, कोई भी नहीं आ रहे। माधुरी आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ। रूपा
कोई तो आते हैं क्या बोले तो कोई भी नहीं आ रहे। छोड़ देती हूँ देखिए। कार्तिक। कार्तिक आप आ रहा। ओके छोड़ती हूँ।